वेलकम बैक नाज़रीन। सर अब हम बात करेंगे, कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं, उस पर आपने तज्जिया करना है क्या ये अफवाह है या ये असल में खबर है। हम बात करेंगे कि नेतन्याहू जिंदा है या मुर्दा है, नेतन्याहू हलाक हो गए हैं या शदीद जख्मी है, ये भी अफवाहें आ रही हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे ट्रंप क्या डर गया है, ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर उसने यू टर्न ले लिया है और ईरान ने 160 बच्चियों के खून का बदला ले लिया है। तेल अवीव में वाइट सिटी जो है वो तबाह हो गई है। ईरान की फतूहात का सिलसिला जो है वो जारी है। और हम बात करेंगे ईरानी मिसाइलों का डर, अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन भाग गया। और जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो ये है कि आयरन डोम की तबाही की असल वजह क्या बनी, इस पर भी शेख साहब तजिया देंगे कि आखिर इसकी क्या वजूहात थी। और हम बात करेंगे क्या रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं, कौन सी चीनी टेक्नोलॉजी ईरान के लिए गेम चेंजर जो है वो साबित हो रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे ईरानी बहरी जहाज की भारतीय पानियों में तबाही, भारत ने ईरानी बहरी जहाज को किस तरीके से तबाह किया। और आखिर में बात करेंगे खलीजी रियासतों का अमरीका पर वार, खलीजी रियासतों ने अमरीका से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने का इशारा दे दिया है। ये काफी जो है अलार्मिंग सी सिचुएशन हो गई है। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो आयरन डोम है इसकी तबाही की असल वजह क्या बनी है। बहुत शुक्रिया नयाब। पिछले कोई हम 6 दिनों से देख रहे हैं कि जो भी स्ट्रेटजी ईरान अपनाता है जी। जो भी हमला ईरान करता है, जो भी हिकमत अमली ईरान और इसके जो भी इनके कमांडर्स हैं, जो सुप्रीम कमांडर इस वक्त वो मुज्तबा खामनाई साहब जो लीड कर रहे हैं वो हैं, जो इनके निचली सतह पे जो कमांडर्स हैं वो अपनाते हैं, वो में हर तरह से कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा इसको हम डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये सारा मामला चल क्या रहा है। देखें नयाब, ये जिस वक्त जंग शुरू हुई उस वक्त हमने देखा, जिस वक्त आयतुल्ला खामनाई साहब को शहीद किया गया, उनके शहीद होने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और इसराइल के नेतन्याहू का बयान आया, उनके ख्याल में वो जंग जीत चुके थे, उन्होंने गेम ओवर कर दी। उनके ख्याल में ये था कि हमने खामनाई साहब को भी शहीद कर दिया है और उनके कमांडर्स को भी शहीद कर दिया है, उसके बाद अब क्या होगा, लोग सड़कों पे निकलेंगे। और ये हमने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से भी सुना, जिस तरह उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि ईरान के लोग बाहर निकल आएँ और ईरान के लोग बाहर निकल के नई रजीम ले आएँ और हम उस रजीम को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। ये हमने बिल्कुल मीडिया पे भी देखा, बड़ा वाज़ेह तौर पे ये चीज़ें सामने आई कि ऐसा कोई रद्द अमल ना इसराइल कोई एक्सेप्ट कर रहा था, ना अमेरिका कोई एक्सेप्ट कर रहा था, ना कोई खलीजी ममालिक एक्सेप्ट कर रहे थे। उनके ख्याल में वो उस वक़्त जंग जीत चुके थे, लेकिन जो उनके कमांडर्स जो पीछे रह गए थे, जो ब्रिगेडियर लेवल के लोग थे, जो उनकी कमांड जो है ना वो बाकी रह गई थी। हमने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे देखा कि उनके जो सुप्रीम लीडर थे जो शहीद हो गए थे, वो एक बाकायदा इनको स्ट्रेटजी दे के गए, वो बाकायदा इनको एक डायरेक्शन दे के गए, वो बाकायदा इनको एक पूरी हिकमत अमली बना कर दे के गए। और वो देखें उस शहीद खामनाई की हिकमत अमली हमें आज वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। और उस हिकमत अमली की वजह से हमें जो है ना वो बिल्कुल अमेरिका और इसराइल बिल्कुल हमें बैक फुट पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो चल रही है, जो 6 दिनों के बाद इस वक्त की सूरत हाल है, अगर इसका हम 6 दिन पहले से जायज़ा लें तो ये कोई भी नहीं सोच सकता था कि ईरान जैसा मुल्क, ईरान जैसा गरीब मुल्क, ईरान ऐसा मुल्क जिसके ऊपर कई सदियों से पाबंदियाँ लगी हुई हैं, ईरान वो मुल्क जिसके अंदर जो है ना महंगाई की वजह से एहतजाज हो रहे थे, जिसकी जो लोग जो है ना उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके थे। ये कोई भी नहीं सोच सकता था नयाब कि 6 दिन तक ईरान सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन जो हिकमत अमली उन्होंने अपनाई है और इसमें जो गेम चेंजर चीज़ साबित हुई है वो मैं आपको आज थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि ईरान ने जो 1984 से अपना जो सिस्टम शुरू किया हुआ था, ये जो मिसाइल सिस्टम बन रहे हैं, ये जो ड्रोन्स बन रहे हैं, ये हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे देखा है, हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे हमने ये देखा कि ईरान की हिकमत अमली जो ड्रोन के हवाले से थी, जो मिसाइल के हवाले से थी, वो हमें हर सतह पे कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, इसकी जो जिस वजह से ईरान को कामयाबी मिल रही है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता चलूँ नयाब। ये बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि ये जो मौजूदा ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये अमेरिका की ही मरहून मिन्नत है। ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, 4 दिसंबर 2011 को 4 दिसंबर 2011 को ईरान के कश्मार के इलाके में एक
अमेरिकन सर्विलेंस ड्रोन था जिसको RQ-170 कहते थे, वो गिरा। उस वक्त जो है ना ओबामा की हुकूमत थी अमेरिका के अंदर, वो सर्विलेंस ड्रोन जो है ना वो वहाँ अपने किसी मिशन पे आया था और वो ईरान के इलाके कश्मीर में गिर गया। तो ईरानियों ने उस ड्रोन को पकड़ लिया। ईरानियों ने उस ड्रोन को पकड़ने के बाद जो है ना वो मीडिया पे लाए। मीडिया पे लाने के बाद जो है ना अमेरिकन हुकूमत ने, जो अमेरिकन इदारे थे, सिक्योरिटी इदारे, उन्होंने ये एक दावा किया कि ये ड्रोन हमारा नहीं है। लेकिन ईरान ने क्या किया, उसकी वीडियो सामने ले आए। जब वीडियो सामने आ गई तो उस वक्त ओबामा की हुकूमत ने इनसे ये रिक्वेस्ट की कि ये ड्रोन जो है ना हमें वापस किया जाए। लेकिन आपको पता है ईरानी कौम बड़ी स्मार्ट कौम है, इन्होंने उसका जो है ना उस ड्रोन की रिवर्स टेक्नोलॉजी की, उस ड्रोन को यूज़ किया, उस ड्रोन पे रिसर्च की। और मैं आपको ये थोड़ा सा बताता चलूँ, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद नायाब इन्होंने इसी ड्रोन के जो बिल्कुल एक कॉपी ऐन मुताबिक उसके बनाई, उसका नाम उन्होंने रखा शाहद 171। और उसके बाद उन्होंने कुछ तब्दीलियां करने के बाद उन्होंने जो एक और ड्रोन उसके साथ बनाया जिसको कम्बैट ड्रोन का नाम दिया और उसका नाम रखा इन्होंने शाहद 191। और उसको भी इन्होंने जो बनाकर जो है ना वो सामने पेश किया। और उसके बाद हमने ये देखा जो इस वक्त जो गेम चेंजर जो है, जो इस वक्त जो मौजूदा जिसने इसराइल की नाक में दम किया हुआ है, जिसने अमेरिका को भी जो है ना वो बिल्कुल समझे सोचने पर मजबूर कर दिया है, बिल्कुल उसको शाहद 136, वो जो अमेरिका का ड्रोन था RQ-170, उसी की रिवर्स टेक्नोलॉजी थी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा शाहद 136 के बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूँ। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ आपको मैं थोड़ी सी बताऊँ कि जो अमेरिका इस ड्रोन की वजह से जब 1 साल पहले परेशान हुआ, 1 साल पहले परेशान होने के बाद इन्होंने ये शाहद 136 को वहाँ से उठाया इसराइल से, और इसकी इन्होंने अमेरिका ने इसकी कॉपी बना ली। उसको जो है ना उन्होंने लुकास का नाम दिया, लो कास्ट कम्बैट अटैक सिस्टम। अब मैं आपको बताऊं, पहले अमेरिका की कॉपी की ईरान ने, अब ईरान का ही ड्रोन लेकर जो अमेरिका ने कॉपी की। ये इतना सस्ता ड्रोन ये किस तरह बना लेते हैं। और ये पिछले दिनों हमने उनके जो सेक्रेटरी वार हैं वो पीट हेग्सेथ, उन्होंने बड़ी परेशानी का इजहार किया। उन्होंने बड़ा जो है ना वो इस बात पे हैरान हुए कि ईरान जो है ना इतना सस्ता ड्रोन और इस तरह सस्ते ड्रोन के साथ साथ वो इतने ज़्यादा ड्रोन किस तरह बना सकता है। उन्होंने इस ड्रोन पे काम किया। उन्होंने काम करने के बाद ये बात उन्होंने मीडिया पे आकर कही कि हम जो है ना यहाँ इस ड्रोन के 200 से ज़्यादा पर मंथ जो है ना नहीं बना रहे, लेकिन ईरान इस जो है ना ड्रोन के 1000 से ज़्यादा यूनिट पर मंथ बना रहा है। और दूसरी सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात उनके लिए ये साबित हुई, उनके लिए ये बड़ी परेशानी का बास बना कि इस ड्रोन का 80,000 ड्रोन शाहद 136 का ज़ख़ीरा इस वक्त उनके पास मौजूद है और वो पर मंथ 1000 ड्रोन तैयार भी कर रहे हैं। और वो जो मिज़ाइल सिटी है, वो जो मिज़ाइलों का ज़ख़ीरा है और वो जो लॉन्चिंग का तरीक़ेकार है, वो अभी तक इसराइल और अमेरिका की समझ में नहीं आ सका। जो अभी तक जो बातें सामने आई हैं, उनका लॉन्चिंग का तरीक़ाकार नायाब ये है कि उन्होंने 25,000 लॉन्चर जो ईरान ने तैयार किए हुए हैं और वो लॉन्चिंग किस तरह करते हैं, उन्होंने ये लॉन्चिंग पैड वो ट्रकों के ऊपर बनाए हुए हैं। वो ये क्या करते हैं, वहाँ से वो ट्रक आता है, ट्रक आके वो लॉन्चिंग पैड वो खुलता है, वहाँ से जो है ना मिज़ाइल लॉन्च होते हैं, वहाँ से ड्रोन लॉन्च होते हैं, उसके बाद वो ट्रक वहाँ से मूव कर जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा परेशानी और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो उनकी दर्द सर बना हुआ है कि इतने ज़्यादा कोई 2700 के करीब जो है ना वो उन पर बम गिराए जा चुके हैं, एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद अभी तक वो जो ईरान की लॉन्चिंग जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको नहीं ख़त्म कर सके। अगर नायाब ये मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये जो शाहद 136 है, शाहद 136 के साथ अब जो इन्होंने जो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल शुरू कर दी है वो फतेह 2 की है। फतेह 2 जो है ना मार्क 15 की स्पीड से जो है ना वो जो अटैक करता है और उसके अटैक के सामने ये जो हमने पिछले चंक में डिस्कस किया है कि थर्ड सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम, जो इसराइल का आयरन डोम है, इसराइल का एरो 2 है, इसराइल का एरो 3 है, ये जितने भी डिफेंस सिस्टम है इनके ये जो हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है फतेह 2 जो मार्क 15 की स्पीड से जो है ना जाके अपने टारगेट को हिट करता है, इसका
अमेरिका के पास, इसराइल के पास कोई भी जवाब मौजूद नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से इसका तोड़ इनके पास मौजूद नहीं है। इसकी मिसाल हमने कतर में भी देख ली है, जिस तरीके से वो $1.5 बिलियन का जो एक रडार सिस्टम है, जिसको प्राइड ऑफ अमेरिका कहा जाता था, जिसको प्राइड ऑफ अमेरिका कहा जाता था, जो उनके फौज के लिए वो समझे कि वो कहते थे ये हमारे माथे का झूमर है, जो और जिस रडार सिस्टम को हमने ये भी सुना था कि उसको गल्फ के अंदर अमेरिका की आंख कहा जाता था। ये रडार सिस्टम नायाब 5000 किलोमीटर तक हर चीज़ को वो बड़ी बखूबी डिटेक्ट कर लेता था। वो ईरान के जितने ड्रोन्स थे, जितने ईरान के जो मिसाइल थे, वो सब इसके निशाने के ऊपर थे। और जो इसके तबाह होने के बाद जो समझे कि गल्फ़ के अंदर और उसके बाद बहरीन में जो इनका जो मेन जो मरकज़ी अड्डा था वो तबाह होने के बाद इसके बाद इनकी जो है ना गल्फ़ के अंदर से कमर टूट गई। उसके बाद खलीजी ममालिक ने सोचना शुरू किया। खलीजी ममालिक ने ये सोचा कि इस वक्त जो हमारा दिफा जो है, जो हमने अमेरिका के सुपुर्द किया हुआ था, जो अमेरिका ने हमारी हिफाजत करनी थी, वो अपने शहरियों की हिफाजत नहीं कर रहा। वो अपने US सिटीज़न है, उनको कह रहा है कि फौरी तौर पे गल्फ़ छोड़ दो, फौरी तौर पे फ़लाना इलाका छोड़ दो, फौरी तौर पे फ़लाने इलाके से निकल जाओ। तो ये जो चीज़ें हुई हैं ये ईरान के जो इस ड्रोन की वजह से हुई हैं। मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में 136 के बारे में बताता चलूँ। इसका वज़न जो है ना नायाब तकरीबन 200 kg के करीब है और 180 किलोमीटर की स्पीड से ये जाता है और 2000 किलोमीटर तक ये जो है ना वो मार्क ये जो एक उड़ान भर के 2000 किलोमीटर तक ये जा सकता है। इसके अंदर ड्यूल इंजन लगा हुआ है और इस ड्यूल इंजन की वजह से नायाब ये 13000 किलोमीटर की बुलंदी तक भी चला जाता है। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और इसको बताता चलूँ, जो इसका जो मुंह है इसके ऊपर 36 kg का वो जो एक्सप्लोसिव लगा होता है, जो जाके धमाका करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शदीद धमाका होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा और आपको बताता चलूँ। जिस वक्त पहले दिन जो ईरान ने हमला किया है उसके अंदर शाहद 136 था और उसके साथ एक जुल्फ़कार शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था और उसके साथ एक कायम 1 बैलिस्टिक मिसाइल था। और इसके साथ मैं आपको नायाब थोड़ा सा और बताता चलूँ, इसके साथ इन्होंने एक शाहद 129 का ड्रोन भेजा था, जो समझे कि एक सर्विलेंस ड्रोन था। और उसके इन सारों का इन्होंने एक जो बैच बना के जिस वक्त हमला किया तो वहाँ के जो इंटरसेप्टर थे, जो इसराइल थे, जो अमेरिका थे, जो वो ये कह रहे थे हमने 93% जो है ना वो इनके जो हमला हुआ था उसको हमने डिसमेंटल किया है। लेकिन उनको ये बात पता नहीं थी कि ये ईरान की एक हिकमत अमली है और ये ईरान की एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत जो है ना वो ये छोटे ड्रोन्स भेज रहे हैं और छोटे ये चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने और दूसरे ममालिक ने, खलीज ममालिक ने और इसराइल ने बड़े वाज़ेह तौर पर अमेरिका को ये कहा कि अगर इसी तरीके से जिस तरह से 5 दिन ये ईरान हमले कर रहा है, अगले 5 दिन इसी तरह हमले होते रहे तो हमारे पास कोई इंटरसेप्टर मौजूद नहीं रहेगा, हमारे पास कोई इनको तबाह करने के लिए स्ट्रेटजी मौजूद नहीं रहेगी। अब जो मौजूदा जो अब असल मिसाइल जो है ना वो ईरान जो है ना अब लॉन्च कर रहा है, जो हमने फतेह 2 की सूरत में देखा है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसके ज़रिए अमेरिका उस इसराइल के अंदर जो अब मौजूदा तबाही हो रही है वो एक बिल्कुल एक नई स्ट्रेटजी है। ये ड्रोन्स वगैरह भेज कर जो इंटरसेप्टर हैं उनको इंगेज किया जाता है, जो तबाही हो रही है वो फतेह 2 के ज़रिए हो रही है। तो ये हम आइंदा आने वाले दिनों में भी देखेंगे जिस तरह ईरान कामयाबियाँ समेट रहा है और जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी भी मज़ीद हमें ईरान से नज़र आ रही है। तो हमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पे महसूस हो रहा है कि इसराइल और अमेरिका आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ज़रूर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। सर, जिस तरीके से आपने गुफ्तगू में फरमाया कि ये जो है अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे, खलीजी जो ममालिक हैं, रियासतें, उन्होंने भी अमेरिका पर वार कर दिया। उन्होंने कहा है जी कि हम अमेरिका से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका को इस तरीके से हिप्नोटाइज कर सकेंगे? क्या अमेरिका इस तरीके से भी जो है स्टेप बैक कर सकता है? देखें नया मौजूदा जो कंडीशन चल रही है ना,
मौजूदा जो कंडीशन चल रही है उसमें हमने बड़े वाज़े तौर पे देखा है, जिस तरह कुवैत के अंदर जिस तरह तैयारे गिरे हैं, कतर के अंदर जिस तरह रडार सिस्टम तबाह हुआ है और जिस तरह इनकी एयर बेसिस तबाह हुई हैं, अब ये खलीजी ममालिक सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारा दिफा उन हाथों में है जो हमारा दिफा नहीं कर सकते। अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी वापस लेंगे और जिस तरह इनको डिफेंस के नाम पे अमेरिका ने, इसराइल ने इन खलीजी ममालिक को लूटा है, लेकिन अब वो हमें आइंदा मुस्तकबिल में ऐसी कोई चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। जी सर, बस लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं ईरानी मीडिया की जानिब से भी और सोशल मीडिया की जानिब से भी कि नेतन्याहू जो हैं वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं, वो बुरे तरीके से शायद वो ज़ख्मी हो गए हैं या वो हलाकी हो गए हैं। तो सर इसके ऊपर ज़रा ये बताइएगा कि ये क्या हकीकत है इस खबर की? अब 2 मार्च के बाद से नेतन्याहू जो है ना वो बिल्कुल मंजर आम से गायब है। 3 मार्च को IRGC की तरफ से जो इसराइल पर हमला किया गया, जो उनके दफ्तर पर हमला किया गया, उस वक़्त वो नेतन्याहू वहाँ मौजूद थे। इस बात की तस्दीक हो चुकी है और वो एक अहम मीटिंग चल रही थी। अब उनके हलाक होने की खबर या शदीद होने की खबर वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी, लेकिन 2 मार्च के बाद नेतन्याहू मंजर आम पर नहीं आए। कल जो है ना एक फेसबुक के ऊपर, इसराइली TV पर नहीं आई, इस फेसबुक के ऊपर उनकी एक पोस्ट शेयर की गई है, उसमें उन्होंने ऐनक लगाई हुई है, साथ जो है ना वो किसी एयर बेस के ऊपर खड़े हुए हैं और उसका साथ जिन फौजियों के साथ खड़े हुए हैं उनके चेहरे भी ब्लर कर दिए गए हैं। और लेकिन वो ये कहा यह जा रहा है कि वो जो तस्वीर जो सामने लाई गई है वो AI से जनरेटेड है। उसके बाद इनका जहाज़ जो है ना वो जर्मनी के अंदर, प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ जर्मनी के अंदर जाता है, वहाँ जाके जो उतरता है तो उसके बाद इनके तरफ से, हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट ये आती है कि वहाँ नेतन्याहू नहीं गए, वो सिर्फ स्टाफ का हमला गया। अब ये इन सारी चीज़ों को अगर मिलाकर देखा जाए तो 2 मार्च के बाद नेतन्याहू का कोई बयान नहीं आया, ना ही वो कहीं मंजर आम पर आए, हालांकि इतनी शदीद बमबारी के बाद उनको कहीं ना कहीं हमें नज़र आना चाहिए था। दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूँ नयाब, अगर वो नेतन्याहू जहन्नम वासल हो चुका है या मर चुका है वो एक अलहदा चीज़ है। मैं अब ये आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से ईरान ने उसको छुपने पर मजबूर कर दिया है, ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी। बिल्कुल, ये ईरान की बहुत बड़ी फतेह है, जैसे कि ईरान की फतूहात का सिलसिला जो है वो पे दर पे जारी है और ये भी ईरान की बहुत बड़ी फतेह है कि किस तरीके से जो है नेतन्याहू छुप गया है, मर गया है या वो शदीद ज़ख्मी है। ये अभी तक इस चीज़ की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।